आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहा एरन, जो कि आपको इस ऐसे विषय में बताने वाली हैं जो कि है उनकी कैंसर जर्नी से रिलेटेड। और ऐसे में आपको एक वो महिला होने के नाते एक इतना बड़ा उदाहरण देने वाली हैं कि कैसे वो जूझी इस कैंसर की जर्नी से और कैसे लड़ी वो कैंसर से आखिर तक, और आखिरकार वो आपके सामने एक जीता जागता सबूत है। तो वेलकम नेहा जी, और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले आपको बधाई देते हैं कि आपने जो है ये कैंसर की जर्नी को बहुत अच्छे से स्ट्रांगली फाइट किया, और सब महिलाओं के लिए, खास करके महिलाओं, नो डाउट कैंसर औरों के लिए भी बड़ी समस्या है, कोई पुरुष भी हो, पर महिला होने के नाते जिसके साथ घर गृहस्थी भी जुड़ी होती है, ऐसे में आपने एक बहुत बड़ा एक उदाहरण दिया है सोसाइटी को, और साथ ही उनको जो कि कैंसर से जूझ रहे हैं और उससे डर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुझे बताइए कि ये कब आपको स्टेज पता लगी और कैसे आगे ये जो सिलसिला है वो चला आपकी जर्नी का। थैंक यू सो मच गौरव जी। मेरा 2016 की बात है, जब मेरा बड़ा बेटा 5 साल का था। मैंने भी एक लाइक होता है ना कि एक सेकेंड और बेबी हो जाए, चाहे बॉय गर्ल, तो मेरी भी एक कंप्लीट फैमिली हो जाएगी। तो ऐसे सोच के मेरी भी प्रेगनेंसी आई, सेकेंड प्रेगनेंसी। मई की बात है। मेरे बड़े मतलब जो बेटा अद्वैत नाम है उसका, तो उसकी वेकेशन चल रही थी। तो मेरे पेरेंट्स बॉम्बे में रहते हैं, तो मैं बॉम्बे वेकेशन में गई थी। 4th मंथ मेरा चल रहा था। तो उस टाइम पे मुझे वहां जाने के बाद 2-4 दिन बाद ही मतलब कुछ फील हो रहा था कि कुछ है, गठानसी है राइट ब्रेस्ट में। तो मुझे फील हो रही थी। तो मैंने मेरी मम्मा को बोला, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये हार्मोनल चेंजेस हैं, तो ठीक है, ठीक हो जाएंगे, हो जाते हैं। तो ऐसे करके उन्होंने मेरी बात को ऐसे लेट गो कर दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं है। उसके 10 दिन बाद फिर मुझे थोड़ा-सा कुछ फ़ील हुआ, तो मैं उस चीज़ को मतलब मुझे वो बात इरिटेट करने लग गई थी, कुछ है जो मुझे तंग कर रहा है। तो मैंने उस टाइम पे फिर मेरी मदर को बोला, तो उन्होंने उस बात को फिर से ऐसे वहम के तौर पे कि तुम्हारा वहम है, तो ऐसे करके उन्होंने मुझे जाने ही नहीं दिया डॉक्टर के। मैं 25 डेज़ बॉम्बे रही थी। नहीं, मेरा 10 जून का रिटर्न फ्लाइट था। 11th को मैं जैसे ही इंदौर पहुँची हूँ, मैंने मेरे हस्बैंड को, रोहित नाम है उनका, मैंने रोहित को बोला, रोहित अब चलो, अब मुझे कुछ दिखाना है। मतलब वैसे मंथली चेकअप होता ही था प्रेगनेंसी में, लेकिन इसके लिए जाना था मुझे। मैं गई वहां पे। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने भी उसे मेस्टाइटिस का नाम दे दिया, एक सूजन जैसी दूध की गठान, बोल दी कि अर्ली प्रेगनेंसी में ये हो जाती है। तो ऐसे करके मेरी वो स्टोरी वहीं की वहीं फिर हुई, जो मैं बॉम्बे में भी यही सुना था मुझे, लेकिन वो बहुत इरिटेट कर रहा था। तो उन्होंने उस दौरान मुझे मेडिसिन दी। मेडिसिन से वो सब सप्रेस हो गई एक बार की। थोड़े दिन फिर वो ऐसे कारवां चलता रहा कि टैबलेट्स ले ली, टैबलेट से ठीक हो गया। उसके बाद फिर वो एकदम ग्रो कर गई। मुझे उसके बाद फिर मुझे एक डाउट हुआ कि नहीं, अब तो कुछ है मुझे। तो उसके बाद जब हमने दिखाया तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी बोली। आप बिलीव नहीं करेंगे, सोनोग्राफी में भी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई हैं। उसमें भी उसी टाइप की चीज आ गई कि कुछ दूध की गठाने बता दी उसमें। तो कहते हैं ना कि वो ऊपर वाला है जो अगर उसकी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, तो वो सेम केस मेरे केस में हुआ था। ऐसा कि मेरे छोटे बेटे का नाम आरुष है। अगर आरुष को इस वर्ल्ड में आना था, तो ये प्रोसेस चलता रहा कि जिसमें मेरे पेरेंट्स ने मुझे जाने नहीं दिया, जिसमें यहाँ जो डॉक्टर्स में 5th मंथ लग चुका था, जब वो डॉक्टर ने भी दिखाया, देख मतलब गायनेकोलॉजिस्ट इंदौर की टॉप मोस्ट है वो, लेकिन उसके भी पकड़ में नहीं आया। तो ये एक जर्नी है मेरी कि उसको आना था इस वर्ल्ड में, तो इसलिए मेरा ये इतना बढ़ गया, प्राइमरी से एकदम 3rd स्टेज में आ गया मेरा। अदरवाइज अगर 4th में पता मेरा बॉम्बे में ही चल जाता, तो मेरा उसी टाइम अबॉर्शन हो जाता। तो ऐसे करके मुझे 6 मंथ मेरा लग चुका था जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ। मेरा बायोप्सी हुआ था 6 मंथ में। उसके बाद हम नेक्स्ट डे ही मुंबई चले गए थे। मुंबई में गए तो वहाँ के जैसे 2-3 डॉक्टर्स को हमने दिखा दिया था, तो उन्होंने यही कहा कि नहीं, पहले अबॉर्शन करेंगे, कीमो प्लान हम प्रेगनेंसी में नहीं करेंगे। तो हमें किसी ने डॉक्टर सुरेश अडवाणी जी का बताया था, हम वहाँ गए। उनको मैंने दिखाया था जब तो तक ये आप जो ये जो सुरेश अडवाणी जी डॉक्टर कौन से हॉस्पिटल के में थे जहां आप गए? चेंबूर में सुश्रुत हॉस्पिटल है। मुंबई में? हाँ जी, चेंबूर में। तो सुश्रुत हॉस्पिटल में हमने वहाँ दिखाया।
तो जब वहाँ दिखाया तब एक बार तो जैसे अब मुझे जब पता चला था तो शॉकिंग था न्यूज़ मेरे लिए, प्रेगनेंसी भी था। तो पर नेक्स्ट डे जब हमने उनको दिखाया, उनका जो एक पॉजिटिव वाइब्स थी जो उन्होंने मुझे दी, ऐसे शोल्डर पे हाथ रख के कि नेहा कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को, मैं इसको बाहर लाऊंगा और सेफली बाहर आएगा वो। बस वो एक मोटिवेशन जो उन्होंने मुझे दिया था कि उसके बाद ऐसा था कि जो मैं रो रही थी उस टाइम तक, मेरे आंसू, ऐसा लगा कि मैंने बिल्कुल बंद कर लिया अपने आप को, बिल्कुल मैं प्रिपेयर हो गई कि नहीं अब मुझे लड़ना है। और उसी टाइम मतलब मैंने सोच लिया था कि नहीं अब मैं रोऊंगी नहीं, बस रो लिया। 24 घंटे भी नहीं रोई थी मैं, लेकिन मैंने उस सेकंड पे, उस मोमेंट पे लेकिन कर लिया था कि मुझे मेरे बेटे के पास जाना है, जो 5 साल का इंदौर में छोड़ के गई थी, और एक जो अंदर था, वो मुझे मेरे बच्चों के लिए मतलब अपने आप को फाइट करना। और ऐसे करके मेरे 2-3 कीमो उन्होंने प्लान किए हर 21 डेज के गैप में, प्रेगनेंसी में। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था डिलीवरी होगी, तो 2 कीमो मुंबई में प्लान किए थे हमारे, 2 कीमो मुंबई में ही लगे। थर्ड कीमो के टाइम पे ऐसा था कि जब डिलीवरी का था तो हम कांदीवली में रहते हैं, तो आसपास के जैसे बोरीवली है या गोरेगांव है, जो छोटे मोटे जैसे क्लिनिक्स होते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के, उन्होंने सबने मेरा लेने को केस मना कर दिया। नहीं इसके लिए तो बड़ा इंस्टीट्यूट लगेगा जिसमें पेडियाट्रिक, गायनेक और ऑन्कोलॉजिस्ट सेम टाइम पे सब चाहिए। तो अंधेरी में 7 हिल्स में हम लोग ने गए दिखाया, तो उन्होंने एक पैकेज बता दिया 5 लाख का। अब 5 लाख डिलीवरी के लिए कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है। तो मैंने उस टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि नहीं मुझे डिलीवरी इंदौर में करवानी है, क्योंकि यहाँ मेरी डिलीवरी 70,000 में हो गया था पूरा मेरा। तो मुझे जाना है, मुझे जाना है, मैंने एक रट लगा रखी थी। तो उस केस में मेरे जैसे पेरेंट्स हैं, मेरे इन लॉज हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे भाई हैं, सब लोग मुझसे उस टाइम चिढ़ने लग गए थे कि तुमको अपनी चलानी है, तुमको नहीं, तुमको बॉम्बे में नहीं रहना है। नहीं मैं तो इंदौर जाऊंगी, कैसे भी करके जाऊंगी, ये मैंने एक डिसाइड कर लिया था। तो हमने डॉक्टर अडवाणी को भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप हिम्मत रख रहे हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि मुझे 8 मंथ लग चुका था उस टाइम पे। अब उस टाइम का 8 मंथ का बम्प, बेबी बम्प भी आपको पता है अच्छा खासा बाहर आता है। तो पर उन्होंने कहा कि नहीं आप आपकी हिम्मत पे जा रहे हो तो जा सकते हो। आप कोई बात बताना हाँ, मैं चाहूंगी। आपसे एक बात जो है आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ आपसे जी। एक बात पूछना चाहूंगा कि जब ये दौरान सब चल रहा था तो जो है ऑफ कोर्स जो है आपने जैसे बताया कि आपको बहुत ज्यादा हौसला अंदर से खुद से आ गया था अपने बच्चों को देख करके, और जो ऑलरेडी जो है एक तो दुनिया में ही था और एक जो है अभी आने वाला था। तो ऐसे में जो घर का माहौल था, जैसे आप थोड़ा बहुत तो बता रही हैं, उसने आपको कैसे, आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाया? जैसे ऑफ कोर्स आपके जैसे बात से लग रहा है हस्बैंड सपोर्टिव होंगे, बट उसके अलावा कैसे कैसे और लोगों ने, क्योंकि जनरली क्या देखा जाता है कि लोग आकर के घेर लेते हैं और ज्यादा सिंपथाइज हो जाते हैं, उससे बंदा थोड़ा डिप्रेशन में चला जाता है। तो ऐसे में आपने कैसे लोगों ने, आप कैसे लोग आपको मिले और साथ में आपने उनसे कैसे कोप अप किया, प्लीज उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये चीज है गौरव जी की, जैसे बॉम्बे में हम लोग पहुंच गए थे तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से एक डेस्टिनी में बिलीव करने वाले हैं कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है तो आपको ये सब चीज कहते हैं ना झेल के जाना है, इसको जी। आगे बढ़ना है, चैलेंजिंग है तो एक्सेप्ट करना है। तो वो चीज उन्होंने मुझे, वो स्पिरिट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मेरा फर्स्ट कीमो लगा था, मुझे याद है मैं बेड पे लेटी थी, मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे, मेरे पापा के निकल रहे थे, मेरी मम्मी तक के भी नहीं निकले। मैं तो यहाँ से जब बॉम्बे गई थी तो वो तो मुझे डायरेक्ट हॉस्पिटल में ही मिलने आई थी, लेकिन उन्होंने भी ये कह दिया था कि नहीं हम इससे फाइट करेंगे, हम इससे फाइट करेंगे और हम इससे फाइट करेंगे। बस ये एक स्पिरिट था जो ये एंड तक, आज तक आपके सामने बैठी हूँ। तो ये जो मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये जब ये जो रिलेटिव्स थे आपके, जो ऑब्वियसली सराउंडेड होंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है, जो लोग इसको एक तरीके से जीने और मरने के बीच की एक कड़ी है ये। तो ऐसे में ये वर्ड्स आज तो बहुत सुनने में बहुत हार्श लगते हैं, बट आपने जब से फाइट किया है तो बहुत इजी से लग रहे हैं, और आपकी वो एक स्माइल भी बता रही है कि बहुत इजीली आपने निकाल दिया होगा, जबकि बहुत कठिन भी रहा होगा। तो ऐसे में जो रिलेटिव्स वाला जो होता है, जो लोग होते हैं आसपास के, उनको कैसे आपने डील किया? या सारे लोग आपको पॉजिटिव ही मिले उस टाइम पे, अपने पेरेंट्स के अलावा, अपने हस्बैंड के अलावा? देखिए गौरव जी, मैं शुरू से वैसे पॉजिटिव बहुत रही हूँ। अपनी फैमिली तो जो एक कहते हैं ना, अपने मम्मी पापा की फैमिली तो सब आपको जानती है बहुत अच्छे से।
इन लॉज मेरे बहुत अच्छे हैं। इन लॉज की जो इधर की फैमिली है, मेरे हस्बैंड की इधर की फैमिली, वो तक भी मुझे मतलब काफी एक स्ट्रांग लेडी शुरू से बोलते हैं कि नेहा बहुत स्ट्रांग है, नेहा बहुत स्ट्रांग है। तो कभी ऐसे नेगेटिविटी आने ही नहीं दी किसी ने, हमेशा पॉजिटिव रही। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे ना, तो आसपास का माहौल पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। आप नेगेटिव हैं तो दुनिया भी आप रोओगे तो दुनिया तो रोगी आपके साथ, लेकिन आप अगर स्माइल करेंगे तो सामने वाला कैसे रो सकता है आपके साथ। और एक चीज आपको देख करके और भी मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम लोग आपने कैंसर को झेला है। एक एक तरीके का ऐसा लग रहा है, एक वो समय था और आज ये समय है, बस उसको आपने बेहतरीन तरीके से काट दिया है। तो ऐसे में मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि जब ये ऑब्वियसली कीमोथेरेपी आपने लिया, एक जो इसका जो भी आपने एक डायग्नोस्टिक के रूप में कीमोथेरेपी को लिया, उसके अलावा और भी हीलिंग्स चलती हैं। क्या आपकी क्या राय है उन हीलिंग्स के बारे में? क्या वो कितना इफेक्टिव रहती हैं, या ये जो साइंस का ट्रीटमेंट है, जैसे कीमोथेरेपी कह सकते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट कह सकते हैं, तो दोनों को साइमल्टेनियसली चलना चाहिए, मतलब किस हिसाब से? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ देखिए, मेरा जब कीमो स्टार्ट होने वाला था तो उससे पहले लोगों ने, काफी लोग जैसे जो भी कनेक्शन होता है जिसको पता चलता है वो यही कहते हैं नेचुरोपैथी स्टार्ट करिए, आप एलोपैथिक स्टार्ट करिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। किसी ने धर्मशाला का बताया, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग एकदम आ जाते हैं कि ये भी करो वो भी करो, ऐसा स्टार्ट कर दो, ऐसा स्टार्ट कर दो। पर हमने एक चीज सोची थी कि हम डॉक्टर अडवाणी जी के उसी पे, उन्हीं के रास्ते पे चलेंगे, जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा किया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो एक चीज आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि इस बारे में आपकी जनरली क्या राय है? जो दूसरे हीलिंग ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हीलिंग सर्कल में भी ट्रीटमेंट्स ऐसे चलते हैं, तो ये साइमल्टेनियसली जो ऐसे ट्रीटमेंट्स को जो है साथ में चलाना चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपकी क्या राय है? क्योंकि आप उस कैंसर से जूझी हैं, तो क्या आपकी राय है इस ट्रीटमेंट्स के बारे में? ये भी साथ में चलनी चाहिए? देखिए गौरव जी, इसका मुझे थोड़ा कम ही आइडिया है क्योंकि मैंने ऐसा ये सब ट्रीटमेंट नहीं लिया है। लेकिन हाँ, जैसे अभी नेचुरोपैथी की बातें बहुत सुनने में आती है, हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है इसके बारे में कि लाइक व्हीट ग्रास लेना चाहिए, हल्दी लेनी चाहिए, तुलसी लेनी चाहिए, जो ओरिजिनल पहले लिया करती थी। तो ये सब चीजें अब मैं लेती हूँ। लेकिन जो एक ट्रीटमेंट मेरा जो प्रॉपर चला है वो तो मेरा प्रॉपर एक एक इंजेक्शन भी मतलब मेरा प्रॉपर लगा है, वो मैंने उसको बिल्कुल छोड़ा नहीं। और ये सब चीजें साइड बाय साइड में ये सब चीज पे भी बिलीव करने लग गई हूँ कि नहीं यार, हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, हल्दी जरूर लेनी चाहिए, व्हीट ग्रास है, तो ये सब चीज कहीं ना कहीं लगता है कि ये भी इफेक्टिव है। तो इसके अलावा मेरे को आप ये भी बताइए कि आपने अपनी जर्नी के बारे में तो बताया, सपोर्टिव था, पॉजिटिव था, बाकी आप दूसरे पहलू पे देखती हैं कि कैंसर को देख करके एक तरीके से हवा बना हुआ है, जबकि आज की डेट में ये बहुत कॉमन सा एक नाम माना जा रहा है। तो ये क्या किसी स्ट्रेस फैक्टर से होता है, या किसी को भी कभी भी हो सकता है, ताकि लोगों में जो डर है वो निकले और वो इसे फाइट करने की जो है एक तरीके से अपनी हिम्मत जुटाएं? जी आपकी क्या राय है? जी, ऐसा है कि जब मुझे कैंसर निकला था, जब मेरा डायग्नोज हुआ था, तो मेरा तो और ही एकदम डिफरेंट केस था कि मेरा 6 मंथ की प्रेगनेंसी थी। तो उस टाइम तो ऐसा शॉकिंग था। उस टाइम एक ही बात थी कि कैंसर मीन्स, एक दिमाग में बैठ गया था कि बस मरना है, कैंसर हो गया मतलब मरना है। पर जब हमें पता, उस टाइम तक तो ये मुझे पता ही नहीं था कि कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमो की स्पेलिंग क्या होती है। लाइक एक होता है ना कि हमें इस बारे में छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता है, तो कुछ भी पता नहीं था। लेकिन हाँ, ये कि जब हुआ तब अपने आप से ऐसा लगने लग जाता है कि नहीं, जब सामने वाला आपको हिम्मत दे रहा है तो वो चीज चलती चली गई, चलती चली गई, वैसी वाली बात हो गई मेरे साथ। तो एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, आप zen onco.io, तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन को जानती हैं, तो आप कैसे जाना आपने जो है ऑर्गेनाइजेशन को, और जो आप हीलिंग सर्कल्स में जाती हैं उनसे आपको क्या बेनिफिट मिलता है? प्लीज इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए हमसे। जब मेरा इंदौर में सारा ट्रीटमेंट ओवर हुआ था तो उसके बाद, ट्रीटमेंट के दौरान ही इनफैक्ट रेडिएशन के बाद, इंदौर में भी जैसे एक संगिनी करके ग्रुप चलाते हैं, चलता है, अनुराधा सक्सेना आंटी जी चलाते हैं वो ग्रुप को। तो उनसे जब मैं कनेक्ट हुई तो उसके बाद से एक रहा कि
जितना मोटिवेशन उन्होंने दिया, जैसे एक फर्स्ट मोटिवेशन जैसे मुझे डॉक्टर अडवाणी जी ने दिया था, सेकंड मोटिवेशन पेरेंट्स थे, लेकिन थर्ड मैं उसमें नाम लेना चाहती हूँ अनुराधा आंटी का। उन्होंने इतनी हिम्मत दी कि नहीं, कि अगर कैंसर ने दस्तक दी है जीवन में तो उससे फाइट करके बाहर आना था, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे। लेकिन उसमें उन आंटी का नाम भी है कि उन्होंने बहुत हिम्मत दी। तो ये सब चीजें। फिर मैंने डिम्पल दीदी का ऐसा है कि मैसेंजर पे मैंने एक बार अपना ग्रुप ये बहुत सारे हीलिंग। zen onco.io की बात कर रही हैं डिम्पल? हाँ जी, तो ये ल्यूक पॉथिनो करके जो एक चलता है ग्रुप, मैंने उसमें अपना स्टोरी शेयर किया था। तो उसमें से एक भैया हैं आप जैसे ही, उन्होंने मेरी शेयर करी थी, तो उन्होंने मुझे ये ब्रेस्ट कैंसर इंडिया के बारे में बताया था, ज़ेन ऑन्को के बारे में, कि आप इसमें ऐड होना चाहेंगी क्या? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उससे फिर मैंने डिम्पल दीदी से मेरी पहचान हुई। तो मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो आप जो हीलिंग सर्कल है उसका भी पार्ट रहती हैं, तो हीलिंग सर्कल से आपको क्या बेनिफिट मिलता है जो zenonco.io जो है अरेंज करता है एवरी संडे को? तो उससे आपको क्या आज तक बेनिफिट मिला है ताकि वो औरों तक भी जाए एक इनिशिएटिव, और जो जूझ रहे हैं उस स्ट्रेस से या फिर और किसी चीज से भी, वो भी आकर के जुड़े हैं और उन्हें लाइफ का एक बहुत एक सुनहरा पल मिल पाए? तो प्लीज उसके बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। देखिए, जब से इससे जुड़ी हूँ तब से अपने आप से प्यार करने लगी हूँ। एक ये वाली फीलिंग मेरे अंदर जभी आई है जब से मैंने संगीनी को ज्वाइन किया है, ज़ेन ऑन को ज्वाइन किया है। इन्होंने मुझे, पहले भी मैं पॉजिटिव थी, मैंने जैसे आपको बताया, लेकिन इस टाइम पे मैंने ऐसा सोचा कि नहीं, मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, एकदम फियरलेस हूँ, एकदम कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे कॉन्फिडेंस जो दिया है इस कैंसर ने दिया है, संगीनी ने दिया है, जैन ऑनको ने दिया है, कि जैसे अभी लास्ट सेशन उनका था ग्रेटिट्यूड के ऊपर। तो ग्रेटिट्यूड के ऊपर मैं यही चीज कहना चाहती हूँ, हमेशा हम थैंकफुल बहुत लोगों के प्रति रहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल वर्ड लाइफ में कैंसर के बाद हमने समझा है डीपली, कि हाँ, ये बंदे हैं जो हमारी लाइफ को एकदम इन्होंने चेंज कर दिया है, एकदम खुशनुमा बना दिया है। तो कहीं ना कहीं होता है कि ये इन लोगों से बहुत मोटिवेशन मिला हमें और बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैं एक और चीज आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई आप ऐसा मैसेज देना चाहेंगी सोसाइटी को, कैंसर पेशेंट्स को, और दूसरी चीज है नॉर्मल ह्यूमन लाइफ को के लिए भी एक उदाहरण रहेगा, क्योंकि ये किसी को भी कभी भी हो सकता है। तो ऐसे में आपने कोई ऐसा मैसेज अपनी लाइफ से सीख करके कोई वन लाइनर या टू लाइनर कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगी जो, और साथ कर खास करके महिलाओं के लिए, जो कि आप सबसे बड़ा उदाहरण लग रही है मेरे को, कि एक फाइटर लग रही है, प्रॉपर प्योर फाइटर, तो प्लीज आप उसके बारे में कुछ शेयर कीजिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक बिलीव करने लगी हूँ कि खुद से प्यार कीजिए, और कोई भी चैलेंजेस लाइफ में आते हैं तो उसे एक्सेप्ट कीजिए, और खुशी खुशी उसको मतलब अपनी लाइफ का एक पार्ट बना के उसके साथ चलिए उसको। जैसे इसका ट्रीटमेंट है कैंसर का, बहुत पेनफुल होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ चीज कुछ पेन नहीं हुआ है, पेन अपनी जगह है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ये चीजें अपने आप चलती जाएंगी। और जैसे अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मेरा जब मैं यहाँ से मुंबई चली गई थी 20 दिन का मेरे आरुष को लेकर इंदौर से, तो वहां पे जैसे फोर्थ फिफ्थ कीमो के बाद जैसे मेरे पापा का रहता था कि नहीं चलो वॉक पे चलते हैं नीचे सोसाइटी में। तो एक दिन पापा, ऐसे ही मैं बैठी थी तो पापा बोलते बोले चलो वॉक पे चलते हैं, तो मैं एकदम बोल पड़ी कि पापा मैं बाल बना के आती हूँ। और अंदर जाके एकदम मेरा रोना शुरू हो गया कि क्योंकि मैंने कैंसर को कभी हावी नहीं होने दिया अपने आप पे, कि नहीं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। 7 डेज कुछ जो साइड इफेक्ट रहते थे मेजर, जो उसमें तकलीफ होती थी, उसके बाद मैं किचन में मैं मेरी मम्मा के साथ काम भी कर रही हूँ, मैं वॉक पे भी जा रही हूँ, मैं स्कार्फ बांधा और निकल गई बाजार भी, निकल गई उनके साथ नीचे। तो कभी अपने ऊपर एक तो ट्रस्ट रखिए कि आप इससे लड़, सॉरी, और अगर आपने सोच लिया है कि अगर आप लड़ाई करेंगे तो आगे आसपास का जो आपका माहौल है वो कोई आपको रोक नहीं सकता, और लास्ट में जिंदगी विंस कहलाएगी। तो ये आपने जो एक बहुत बड़ा जो एक वर्ड दिया है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा है, जिंदगी विंस।
और तो ये थी हमारे साथ जो है वो नेहा जी, जिन्होंने अपना एक बहुत ही बड़ा एक उदाहरण शेयर किया कि कैसे वो एक फाइटर के रूप में निकल करके आई और जिंदगी विंस जो कि एक टैग मिला है। और हम उम्मीद करते हैं और जो कैंसर जो फाइटर्स हैं जो कैंसर से डर रहे हैं उनमें भी एक ये एक स्ट्रॉन्ग, उनको भी और स्ट्रॉन्ग बनाएगा और वो भी आपकी तरह जो है एक स्माइलिंग फेस लेकर के अपने इस थैंक सर्वाइवल यू। प्रोसेस से निकलेंगे। Thank you so much for being. थैंक यू Thank सो you. मच गौरव जी। थैंक यू।